जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम कर रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने कुछ अच्छे प्रश्नों को किया था और मैंने कहा था कि अभी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि हमारे पास रखे हुए हैं। तो उनमें से कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आज करने वाले हैं। कल की क्लास में हम एक नए टाइप के बारे में जानने थे। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एक नया टाइप आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, और इसीलिए मैंने पिछली क्लास में आपको ये चीज़ें नहीं बताई थी। तो आज जो भी हम शुरू करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टाइप है वो, ठीक है। उसमें के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही शानदार होते हैं और थोड़े से घुमाऊ होते हैं। घुमाऊ का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम उन ऐसे प्रश्नों को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ इसने पूछ लिया है कि प्रश्न को लगाने में बहुत सारा समय हमारा जाने वाला है या बहुत ही लंबा प्रश्न लगने वाला है। लेकिन अगर हम उस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लें कि वो प्रश्न हमसे क्या जानना चाह रहा है, तो हमें कोई भी दिक्कत वहाँ पर होने वाली नहीं है। लेकिन बस बात एक ही है कि हमें उस प्रश्न को समझना है, ठीक है। अगर वो प्रश्न हमें समझ में नहीं आएगा तो हम उसको लगाने में या तो बहुत सारा समय खत्म कर देंगे या वो प्रश्न हमसे नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्नों के बारे में हम आज यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। और शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 24 नंबर तक के प्रश्नों को कर लिया था। तो आज हम शुरू करेंगे 25 नंबर के प्रश्नों से, ठीक है। चलिए देखते हैं 25 नंबर प्रश्न से किस तरीके से लगने वाले हैं आज के ये सभी सवाल, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 25 से हम आज कैसे करेंगे, ठीक है भैया। चलो, प्रश्न संख्या 25 ये रहा। सवाल है, एक बार पहले आप इसको पढ़िए, उसके बाद में मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। और जब चीज़ें वो आपको समझ में आ जाएंगी उसके बाद में क्या होगा कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो एकदम एक झटके से आप दे पाएंगे, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ है जो मुझे आपको समझानी है, पहले एक बार सवाल को हम पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि संतरों का मूल्य ₹45 प्रति सैकड़ा है। यदि संतरों के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी जाए तो 60 संतरे का मूल्य क्या होगा, ठीक है। 60 संतरे का मूल्य क्या होगा, इसको हो सकता है आप जैसे भी लगा रहे हों। अगर लग जाता है आपसे तो, और यदि आपसे नहीं लगता है ये प्रश्न, फिर तो मैं जो बताऊंगा आपको समझना ही है। और यदि आप इस प्रश्न को लगा पा रहे हैं तो आप ये कर रहे होंगे कि 45 रुपये में 100 संतरे हमको मिलते हैं। तो हम ये पता करेंगे कि एक संतरे की कीमत क्या है, फिर उसमें हम क्या करेंगे 8% की वृद्धि करेंगे और उसके बाद में हम 60 संतरों की कीमत को निकालेंगे। लेकिन ये सब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। हम क्या करेंगे उस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है, कि हम क्या करेंगे इस प्रश्न में, कौन सी अप्रोच लगाएंगे, कौन सा मेथड रहेगा, ठीक है। तो प्रश्न ने कहा है कि 100 रुपये 45 रुपये में हमको 100 संतरे मिलते हैं। 45 रुपये में हमको कितने संतरे मिलते हैं, 100 संतरे मिलते हैं। सवाल ने 60 संतरे की कीमत हमसे पूछी है, कब, जब उसमें 8% की वृद्धि कर दी जाए। तो मुझे एक बात बताओ कि हम सबसे पहले 100 संतरे खरीद रहे थे और अब हम कितने संतरे खरीदेंगे, 60, ठीक है। तो हमने क्या किया, संतरों का रेशियो ले लिया। अब इनको थोड़ा सा समझो, अगर इनको हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 20 तियां 60। क्लियर है, ये संतरे हैं, ये क्या है, संतरे हैं। बातों को समझना, ठीक है। आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब आप चीज़ों को सीख जाएंगे फिर कितनी भी फास्ट लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हम नहीं समझ पा रहे हैं तब तक हमें थोड़ा सा आराम से चलना पड़ेगा। क्लियर है, चलो। ये है संतरों का अनुपात। पहले वो 100 संतरे खरीद रहा था, अब वो क्या कर रहा है, 60 संतरे खरीदेगा। इनका अगर हम अनुपात देखें तो 5:3 आएगा। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब वो 100 संतरे खरीद रहा था, यानी कि 5 खरीद रहा था, तब इसकी जो कीमत थी वो 45 रुपये थी। सवाल ने कहा है कि 45 रुपये के वो संतरे पहले खरीद रहा था। तो 5 45 कैसे बनेगा, अगर इसको हम 9 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तब अगर वो आज 60 संतरे खरीदेगा उसी रेट पे अगर आज वो 60 संतरे खरीदे तो उसकी कीमत क्या होगी, इसको भी 9 से गुणा करा दो तो 3 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा।
कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब वो 100 संतरे 45 रुपए में खरीद रहा था, उसी समय अगर वो 60 संतरे खरीदता तो उसको 27 रुपए देने पड़ते। लेकिन प्रश्न ने ये कहा है कि जब वो आज खरीदेगा 60 संतरे, और आज क्या हो गया, आज उसमें 8% की वृद्धि हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, 27 रुपये अपने आप में तो 100% है, जब इसमें 8% की वृद्धि हो गई तो क्या ये 108% हो जाएगा? तो हम क्या इसको 108/100 लिख सकते हैं, 108/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब 108/100 हो जाएगा, ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, इसको 4 से काट दो, ये कितना आएगा 25। ठीक है, इसको 4 से काट दो, ये कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 सते 28। ठीक है, 27 27 और नीचे कितना हो गया 25। अब इनको आपस में क्या करते हैं, हम गुणा करा लेते हैं। 27 का अब स्क्वायर आपको पता होगा, 27 का जो स्क्वायर होता है वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो चलो पता कर लेते हैं। इनको गुणा कर लो आपस में, कितना होगा भैया, 7 सता 49, कितना आएगा 4 आएगा, 7 दूनी 14 दूना 28 और 4 32, 32 का 2 कितना आएगा 3 आएगा, 2 दूनी 4 और 3 7, 729, 729 और बटे में कितना है 25 है, बटे में कितना है भैया 25 है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 25 से इसको हम डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, 25 से इसको हम डिवाइड करने वाले हैं। अब अगर हम इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं तो 25 से किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, समझो भाई। 25 को अगर हम 4 से गुणा करा दें, समझो 25 को अगर हम 4 से गुणा करा दें तो 100 बन जाएगा। तो ऊपर भी तो हमें 4 से गुणा कराना पड़ेगा, ऊपर भी हमें 4 से गुणा कराना पड़ेगा। बातों को यहाँ पर समझना है, कैलकुलेशन को आसान करना है भाई। 25 से हम भाग भी कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं था। अब 4 से ऊपर गुणा करा दो तो कितना होगा, देखो 4 9 36, कितना आएगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, फिर 7 चौके 28 और 1 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कितना 100। अब नीचे 100 है, अब नीचे 100 का मतलब 2 जीरो है, 2 जीरो से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा दाहिनी तरफ से, तो ये हो जाएगा 29.16, 29.16, यानी कि 60 संतरों की जो कीमत है वो आज होगी 29 रुपये 16 पैसे। कितनी होगी, 29 रुपये 16 पैसे होगी। कब होगी, जब उसकी कीमत में 8% की वृद्धि हो जाएगी। और ये हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा, हमारा सही होगा। क्या बातें समझ में आ गई, बहुत शानदार। ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन कुछ नहीं है। मैंने आपको एकदम विधिवत समझाया है कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, तो आपको लगा होगा कि यहाँ पर समय लगा है, लेकिन इसमें कुछ समय नहीं था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप सीख रहे हो, जब आप चीज़ों को सीख रहे हो, उस समय आपको समय नहीं देखना है। ठीक है, समय अगर थोड़ा सा ज़्यादा लग भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये मान के चलो कि एक ही दिन में आप मैथ के महारथी नहीं बन जाओगे, उसके लिए हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यदि हम ये चाहते हैं कि हम 1 मिनट में 5 प्रश्न करें तो आप करोगे, लेकिन उसके लिए पहले एक प्रश्न को 5 मिनट देना पड़ेगा। जिस दिन हमें उन प्रश्नों के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, कि कोई भी प्रश्न हमें दिखे और हम ये जान पाएँ कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, या सोचो कि जब ये प्रश्न आपको दिखा तो क्या आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लिक हुई थी कि हम यहाँ पर उनके संतरों का रेशियो इस तरीके से निकाल करके अपना काम कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको तुरंत क्लिक होने लगे दिमाग में, तभी हम अपने टाइम को कम कर सकते हैं। लेकिन तब तक आपको टाइम के पीछे नहीं भागना है, आपको अभी मेहनत से इसको सीखना है। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये, ठीक है, बिल्कुल नया है और बहुत ही अच्छा है। चलिए इसके बाद में हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को, उसमें भी एक नई चीज़ हमको सीखने को मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले प्रश्न को समझें कि वो क्या पूछ रहा है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 ये रहा। क्या है, देखिए, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक ग्राहक को अब 160 रुपये में पहले से 4 किलो अधिक चावल मिलता है। चावल का कम हुआ मूल्य ज्ञात करो। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, कि चावल की कीमत पहले कुछ रही होगी, उसमें 20% की कमी हो गई। तो यानी कि अब देखो, श्योर है कि पहले जो व्यक्ति था, चावल की कीमत जो भी रही होगी, वो 160 रुपये का ही चावल खरीद रहा था। ठीक है,
आज भी वो 160 रुपए का ही चावल खरीद रहा है, लेकिन क्या हो गया कि जितनी चावल की जब कीमत कम हो गई तो उसी रुपए में उसको 4 किलो चावल ज़्यादा मिलने लगा। कितना चावल ज़्यादा मिलने लगा? 4 किलो चावल ज़्यादा मिलने लगा। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि चावल का कम हुआ मूल्य क्या है। कम हुआ मूल्य का मतलब ये है कि कमी के बाद में चावल का जो अभी मूल्य है वो कितना है। तो इसको हम किस तरीके से लगाते हैं थोड़ा सा समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या है, एक बात यहाँ पर हम आपको समझाएंगे और उसके बाद में हम इस प्रश्न को करेंगे। सबसे पहली बात, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप सभी कहोगे कि 2/10 होती है। यहाँ पर 20% की कमी हो रही है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कीमत है वो 10 से 8 हो जाएगी। भाई 10 से 2 कम हो जाएगा तो 8 हो जाएगी। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखूंगा, चीज़ें। क्या लिखूंगा यहाँ पर? चीज़ें लिखूंगा। तो अगर किसी भी चीज़ की कीमत 10 से 8 हो जाती है तो जो चीज़ें होंगी वो 8 से 10 मिलने लगेंगी हमको। अब ये बात आपको हजम नहीं हुई होगी, तो कैसे ये चीज़ें हो जाती हैं वो भी हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। इसको हमने उल्टा कर लिया है, ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया। ये कैसे हो गया, इस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो, मान लो कि हम जितने रुपए की चीज़ पहले खरीद रहे थे उतने ही रुपए की आज भी खरीद रहे हैं, यानी हमारा जो खर्च है उसमें कोई बदलाव नहीं है। क्लियर है? एकदम सिंपल सा है। भाई हम सभी हैं, मार्केट में कभी ना कभी जाते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते जरूर हैं। तो अगर हमारा जो खर्च है उसमें कोई भी कमी नहीं हुई है, तब अगर किसी भी वस्तु की कीमत कम हो जाए तो उतने ही रुपए में चीज़ें हमें ज़्यादा मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? समझो भाई, अगर हमें चीनी 40 रुपए किलो मिल रही है, ठीक है, और हम 80 रुपए खत्म करते हैं, हमेशा 80 रुपए की ही चीनी लाते हैं, तो हम 2 किलो चीनी हमेशा लेकर के आते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो चीनी की कीमत है वो कम हो गया और चीनी की कीमत हो गई 40 रुपए किलो की बजाय 20 रुपए किलो। ठीक है, तो अब उसी 80 रुपए में हमको क्या मिलेगा? 4 किलो चीनी मिलेगी। समझो, पहले हमें 80 रुपए में 2 किलो चीनी मिलती थी, लेकिन जब कीमत उसकी कम हो गई तो अब हमें उसी 80 रुपए में 4 किलो चीनी मिलती है। तो जो चीज़ें हैं, वही चीनी क्या है? एक चीज़ है, एक वस्तु है। तो वस्तु क्या हो गया, पहले कम वस्तु मिल रहा था, अब हमें ज़्यादा वस्तु मिलने लगा। क्यों? क्योंकि जो उनकी कीमत है वो कम हो गई। जो उनकी कीमत है वो कम हो गई। तो यहाँ से एक चीज़ हमको ये समझ में आती है कि अगर हमारा खर्च समान रहे तो जो कीमत है उसका व्युत्क्रम होता है चीज़ों यानी वस्तुओं की संख्या। बात समझ में आ रही है? कीमत का उल्टा क्या होता है? वस्तुएं। समझ गए? तो इसलिए हमने इसको उल्टा कर लिया है। बहुत शानदार। अब क्या होगा यहाँ पर? अब क्या होगा वो चीज़ हम समझते हैं। देखो, इनका अंतर देखते हैं। तो कितना अंतर है इनका? 2 का अंतर है। अब 2 मतलब क्या है कि पहले हमें 8 चीज़ें मिल रही थी जब कीमत हमारी 10 थी, और अब हमें 2 चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं। अब हमें 10 चीज़ें मिल रही हैं जब हमारी कीमत 20% कम हो गई। हमें कितनी चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं? 2। लेकिन सवाल ने कहा है कि तुम्हें 4 किलो चावल ज़्यादा मिल रहा है। सवाल ने क्या कहा है कि हमें 4 किलो चावल ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, यानी कि 2 की वैल्यू अगर 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। ये 4 किलो है, एकदम अच्छे तरीके से हमें समझना है। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 किलो। अब 1 की वैल्यू अगर 2 किलो है, मतलब अभी हमें कितना मिल रहा है? 1 मतलब 2, तो 10 मतलब इसको 2 से गुणा करा दो, यानी 20। अभी हमें कितना मिल रहा है? 20 किलो। मैं जो सवाल ने पूछा है उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम निकालते हैं। अच्छा, और पहले हम कितना खरीद रहे थे? तो इसको भी 2 से गुणा करा दो, 16। यानी कि पहले हम 16 किलो खरीद रहे थे और अभी हम 20 किलो खरीद रहे हैं। तो देखो 4 किलो ज़्यादा खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? क्लियर है? अच्छा, पैसा कितना खर्चा कर रहे हैं? पहले भी 160 रुपये खर्चा कर रहे थे और आज भी हम 160 रुपये ही खर्चा कर रहे हैं। तो सवाल ने ये पूछा है कि आज की कीमत क्या है, क्योंकि कम हो गई कीमत। तो आज क्या है? तो आज 160 रुपये हम खर्चा कर रहे हैं और उस 160 रुपये में हम चावल कितना खरीद रहे हैं? 20 किलो। तो उसकी कीमत पता कर लो कितनी है? 8, यानी 8 रुपये पर केजी उसकी कीमत है। तो हमें कह सकते हैं कि उस चावल का जो कम हुआ, जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना है? 8 रुपये पर केजी।
तो 8 रुपये कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार सवाल था। अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आपको क्या करना है, क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की क्लास और आज से आगे की जितनी भी क्लासें हैं, इनमें मैं आपके लिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। अगर आप इनको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, जो ये प्रश्न पूछ रहा है अगर इसकी कहानी आप समझ में आ जाती है आपको, तो आप परसेंटेज के महारथी बन जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको परसेंटेज में। ठीक है, और पूरे परसेंटेज को खत्म करने के बाद में लास्ट में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को और देखते हैं कि वो कितने शानदार तरीके से लगता है। अच्छा, एक चीज और, अगले प्रश्न में एक नया कॉन्सेप्ट, अगले प्रश्न में एक नया कॉन्सेप्ट फिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहां तक हो गया हमारा? 26। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 27। ये रहा। देखिए क्या है सवाल। इसमें कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% प्रति किलोग्राम की वृद्धि होने पर, चावल के मूल्य में 25% प्रति किलोग्राम की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 400 रुपये में 20 किलो चावल खरीद सकता है। जो अभी हमने प्रश्न लगाया उसमें सवाल ने यह कहा था कि वो इतने किलो ज़्यादा खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पर उसने ये नहीं कहा। यहाँ पर उसने ये कहा कि अब वो जब वृद्धि हो गई तो वो 400 रुपये में 20 किलो ही खरीद सकता है। मतलब वृद्धि से पहले वो 20 से कुछ ज़्यादा खरीद रहा होगा। ठीक है, चलो, चावल खरीद सकता है, चावल के मूल्य में हुई वृद्धि क्या है, यानी कितने रुपए चावल में बढ़े हैं, ये बात हमको निकालनी है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले हम पता करते हैं कीमत कितनी है, 25%, और 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/4। ठीक है, वृद्धि हो रही है मतलब ये बढ़ेगा। तो इसकी जो कीमत है, चावल की जो कीमत है, अगर हम कीमत की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी कीमत पहले 4 थी और अब 5 हो गई होगी। कीमत जो पहले 4 थी अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया होगा? 5 हो गया होगा। तब अगर चीज़ों की हम बात करें, जो चीज़ें हैं वो पहले 5 मिलती थी, लेकिन अब कितनी मिलेंगी? अब हमको 4 मिलेंगी। अब हमको कितनी मिलेंगी? 4 चीज़ें मिलेंगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल हमसे ये जानना चाहता है कि उसकी जो कीमत में वृद्धि है वो कितनी है, कीमत में जो वृद्धि हुई है वो कितनी है। यानी कि हमें यह पता करना पड़ेगा कि 1 किलो चावल की कीमत पहले क्या थी और 1 किलो चावल की कीमत आज क्या है। तो आज को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, 400 रुपये हैं और 400 रुपये में वो 20 किलो चावल खरीदता है, मतलब 1 किलो चावल की कीमत आज कितनी है? 20 रुपये। 1 किलो चावल की जो कीमत आज है वो कितनी है? 20 रुपये है। बात समझ में आ रही है? 1 किलो चावल की जो कीमत है वो आज 20 रुपये है, और ये जो कीमत है वो आज की ही तो कीमत है। तो क्या इसको हम 20 के बराबर रख सकते हैं? तो अगर 5 20 के बराबर है तो इसको किससे हमने गुणा कराया? 4 से। तो इसको भी हम 4 से गुणा करा दें तो ये कितना हो जाएगा? 16। यानी पहले की कीमत उसकी कितनी थी? 16, और आज की कीमत उसकी कितनी है? 20 है। तो कितना बढ़ गया? 16 से 4। 16 से कितना बढ़ गया? तो 4 की वृद्धि हो गई कीमत में। तो ऑप्शन कहाँ है? ए नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब कहोगे कि सर ये चीज़ आपने क्यों निकाली थी? दरअसल बात क्या था कि ये हमने इसलिए निकाला था कि आपको ये भी हम बता सकें कि अभी हम कुल कितना किलो खरीद रहे हैं और पहले हम कितना किलो खरीदते थे। तो ये भी देख लेते हैं। देखो, अभी हम कितना किलो खरीद रहे हैं? 20 किलो खरीद रहे हैं। तो अगर हम अभी 20 किलो खरीद रहे हैं तो इसको 5 से गुणा कराएंगे। तो इसको अगर हम 5 से गुणा करा देते हैं तो कितना हो जाएगा भैया? 25 किलो। यानी कि चावल पहले हम 25 किलो खरीद रहे थे और अब कितना खरीद रहे हैं? 20 किलो खरीद रहे हैं। तो बात यह है, ये मैंने आपको क्यों समझाया कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तरीका है इस तरीके के प्रश्नों को लगाने का, इसमें सवाल कुछ भी पूछे, अगर सवाल ये पूछे कीमत में कितनी वृद्धि हुई, कीमत में कितनी कमी हुई, तो भी हम बता सकते हैं। अगर सवाल ये पूछे कि उसकी पहले की कीमत क्या थी, तो भी बता सकते हैं। अब की कीमत क्या है,
तो भी बता सकते हैं। अगर सवाल हमसे ये पूछे कि अभी वो इतने किलो उसको मिल रहा है तो पहले कितने किलो मिल रहा था, ये भी बता सकते हैं। अगर सवाल ये पूछे कि पहले उसको इतने किलो मिल रहा था, अब उसको कितना ज़्यादा मिलने लगा या कितना कम मिलने लगा, भाई कीमत अगर बढ़ जाएगी तो चीज़ें कम मिलेंगी, कीमत अगर घट जाएगी तो चीज़ें उसको ज़्यादा मिलेंगी, तो वो सब कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक ही कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं। इसलिए ये जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इस तरीके के प्रश्नों को लगाने का एकदम बेहतरीन शानदार तरीका है, ठीक है। इससे बढ़िया तरीका मेरे हिसाब से कुछ और आपको नहीं मिलेगा। समझ में बातें आ रही हैं? चलिए, बहुत शानदार। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो इसके बाद में हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न में फिर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो फिर आपका जो काम है वो तो आपको पता ही है क्या है। वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ उस क्लिक को, उस जो लाइक वाला बटन है उसको क्लिक कर सकते हैं आप एक बार, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, बिल्कुल ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा, क्या है देखते हैं। यदि संतरों का दाम 20% घटा दिया जाए तो एक आदमी ₹40 में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का घटा हुआ दाम क्या है, ठीक है। एक संतरे का घटा हुआ दाम क्या है, क्लियर है। समझते हैं, संतरों की कीमत में कितनी कमी कर दी गई, 20% की। तो मुझे एक बात बताओ, 20% की जो फ्रैक्शन होती है क्या वो 2/10 होती है? बिल्कुल सही, 2/10 हो गई, क्लियर है। अच्छा, सवाल ने क्या कहा, 20% की कमी कर दी जाती है। तो हम जो कीमत की बात करें, अगर संतरे के कीमत की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 10 से उसकी कीमत 8 रुपये हो गई होगी, ठीक है। लेकिन सवाल ने क्या कहा, चलो कीमत की बात होगी, आगे पहले हम चीज़ों को निकाल लेते हैं फिर सवाल को देखते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम चीज़ें की बात करें, चीज़ों की, तो चीज़ें क्या 8 से हमको 10 मिलेंगी। भाई कीमत कम हो गया तो जो वस्तुएं हैं वो हमको ज़्यादा मिलेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल ने क्या कहा है कि वो ₹40 में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। मतलब 40 रुपये में पहले भी वो संतरे खरीद रहा था और 40 रुपये में आज भी वो संतरे खरीद रहा है, लेकिन पहले कुछ कम संतरे खरीद रहा था, अब वो पहले जितना भी खरीद रहा था उससे 20 संतरे वो ज़्यादा खरीद रहा है। कोई बात नहीं है, तो पहले वो 8 संतरे खरीद रहा था, अब वो 10 संतरे खरीद रहा है। मेरे हिसाब से वो 2 संतरे ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से वो 20 संतरे ज़्यादा खरीदने लगा। प्रश्न के हिसाब से वो 20 संतरे ज़्यादा खरीदने लगा। अब समझते हैं, अगर 2 का मतलब 20 है तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 10। यानी 1 यूनिट का मतलब 10 है, तो इस 10 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 1 मतलब 10, तो इसको 10 से गुणा करा दो 100। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो बंदा आज असली में 100 संतरे खरीद रहा है, ठीक है। और भी चीज़ें निकाल देते हैं, जो चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो कल कितना खरीद रहा था, तो 8 दामा 80, यानी पहले वो 80 संतरे खरीद रहा था और आज कितना खरीद रहा है, 100 संतरे वो खरीद रहा है, क्लियर है। अब बात यह है कि 100 संतरे वो कितने रुपए में खरीद रहा है, 40 रुपए में खरीद रहा है। प्रश्न ने हमसे यह पूछा है कि एक संतरे का मूल्य बताओ, घटा हुआ क्या है। तो भाई चीज़ें अब ही तो कम हो गई, अब पहले चीज़ें महंगी थी अब कम हो गई, तो घटा हुआ का मतलब कि अभी का मूल्य हमको बताना है। तो अगर 40 रुपए में 100 संतरे, तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा भैया, 40/100। ये क्या है, एक संतरे का मूल्य है, एक संतरे का मूल्य है ये, ठीक है। एक संतरे का मूल्य है 40/100। कैसे करेंगे इसको हम, क्या इसका आंसर 0.4 रुपये आएगा। 0.4 रुपये का वो एक संतरा खरीद रहा है, क्लियर है भाई। 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पर एक जीरो चाहो तो लिख लो, या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए में 0.4 रुपये दिख रहा है हमको, क्लियर है। था ये शानदार प्रश्न की नहीं था, हमने यहाँ भी चीज़ें निकाल दी कि अगर वो पहले कितना खरीद रहा था तो वो 80 संतरे खरीद रहा था, ठीक है। अगर पहले की कीमत हमें पता करनी है तो भी हम पता कर सकते हैं। कैसे भाई, 80 संतरे खरीद रहा था, कितने रुपए में, 40 रुपए में। तो जैसे 40 को 100 से भाग किया, वैसे 40 को 80 से भाग कर सकते हो, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पर
कि घटा हुआ मूल्य, जैसे प्रश्न ने कहा है कि एक संतरे का घटा हुआ मूल्य, यहाँ पर हम एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि पहले सर उसकी कीमत 50 पैसे थी, अब उसकी कीमत जो है वो 40 पैसे है, तो घटा हुआ मतलब कि 10 पैसे कम हो गया, 10 पैसे घट गया। लेकिन जहाँ पर भी आपको इस तरीके का दिखे कि घटा हुआ मूल्य बताओ, ठीक है, तो घटा हुआ मूल्य का मतलब यही होगा कि अभी, यानी कि उसका जो मूल्य है वो घट गया, घटने के बाद में अभी कितना है, ये प्रश्न हमसे पूछना चाहता है। घटा हुआ मूल्य का मतलब ये नहीं होता है कि कितना कम हुआ। अगर ये पूछेगा तो वो बताएगा कि कितने प्रतिशत की कमी हो गई, ठीक है, या कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ये हमसे वो पूछेगा, ऐसे घटा हुआ करके नहीं देगा, ठीक है। तो ये था हमारा शानदार प्रश्न। इसके बाद में हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे और उसमें भी एक नई चीज़ हमको सीखने को मिलेगी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि हर क्वेश्चन में आपको मैंने एक नया तरीका बताने की कोशिश की है और आपको मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया भी है। अब अगला प्रश्न जब आप देखेंगे तो आप इसको देखिए और लगाइए और फिर मैं आपको बताऊंगा एकदम हल्के से, ठीक है। चलो, तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, ये रहा। देखिए सवाल क्या, सवाल है कि एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि के कारण रुपये 16 में 4 सेब कम खरीद पाता है। 16 रुपये में 4 सेब कम खरीद पाता है। सेब की वास्तविक कीमत पैसों में कितनी? वास्तविक का मतलब होता है जो पहले कीमत थी, यानी आज की कीमत हमको नहीं बतानी है, यानी कि कीमत बढ़ गई या कीमत कम हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले जो था वही हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये क्या होगा। क्लियर है? देखो, एक ग्राहक 33.33%, इसकी अगर हम भिन्न की बात करें तो ये होता है 1/3। 1/3 ये चीज़ें हमको याद करके रखनी है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, मतलब ये बढ़ जाएगा। तो अगर हम उस सेब के कीमत की बात करें तो कीमत में हम कह सकते हैं कि पहले उसकी कीमत 3 थी और अब कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर हम कीमत पता हमें चल गई तो हम चीज़ें निकाल सकते हैं। तो चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं कि पहले वो 4 चीज़ें खरीद रहा था और अब उसको मिल रहा है 3 चीज़ें। लेकिन अब मतलब भाई चीज़ों का मतलब क्या है? वो सेब खरीद रहा है, मतलब पहले वो 4 सेब खरीद रहा था, अब वो 3 सेब खरीद रहा है। तो मेरे हिसाब से तो वो 1 सेब कम खरीद रहा है, 1 सेब कम खरीद रहा है। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा कि वो 4 सेब कम खरीदता है। तो हमें कह सकते हैं क्या 1 सेब ही बराबर है 4 सेब के? मेरे हिसाब से 1 सेब और प्रश्न के हिसाब से 4 सेब बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज वो खरीद रहा है 12 सेब और पहले वो खरीद रहा था 16 सेब। भाई ये चीज़ें हमने हर प्रत्येक क्वेश्चन में देखा है आज के, कि ये चीज़ें हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। आज वो 12 सेब खरीद रहा है और कल कितना खरीद रहा था पहले सॉरी, जब कीमत में वृद्धि नहीं हुई थी तब 16 सेब खरीद रहा था। प्रश्न ने क्या कहा है कि 16 रुपए में 4 सेब कम खरीद पाता है। मतलब ये कि 16 रुपए में सेब आज भी वो खरीद रहा है और 16 ही रुपए में वो पहले भी खरीद रहा था। तो पहले 16 रुपए में कितने सेब खरीद रहा था? 16 सेब खरीद रहा था। 16 रुपए में, भाई ये 16 सेब है और 16 सेब को कितने रुपए में खरीद रहा था? 16 रुपए में। तो यहाँ पर हम रुपए ही लिख लेते हैं। अगर 16 सेब 16 रुपए में खरीद रहा था तो एक सेब की कीमत कितनी होगी? एक जो सेब की कीमत होगी, एक सेब की कीमत वो कितनी होगी? 1 रुपये, यानी 16/16 हम कर लें तो 1 रुपये हो जाएगा, 1 रुपये। लेकिन सवाल ने हमसे पूछा है कि उसकी कीमत पैसों में बताओ। अब मुझे बताओ 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, सही बताना। तो 100 पैसे, 100 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। यानी हमें कह सकते हैं उस सेब की जो वास्तविक कीमत थी वो कितनी है? 100 पैसे हैं। और 100 पैसे कहाँ है भैया? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर है? चलो, ये बहुत ही शानदार था। इसके बाद में हम एक और सेब का ही सवाल देखेंगे और देखते हैं कि आप उस सेब के सवाल को कैसा लगाते हैं। समझ गए? यहाँ पर तो सेब की कीमत में वृद्धि आपको देखने को मिली। अगले में हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो पाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, ये रहा। 30 क्या कह रहा है? सेबों की कीमत में कमी होने के कारण एक व्यक्ति रुपये 1.25 के बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है, तो कीमत में कमी का प्रतिशत कितना होगा? बातों को समझिएगा। देखो,
1.25 रुपए का वो पहले सेब खरीदता था और 1 रुपए का वो आज खरीद रहा है। बातों को समझना थोड़ा सा, ठीक है, ये भी रुपए ही हैं। क्या 1.25 रुपए को हम 125 पैसे कर सकते हैं और क्या इसको हम 100 पैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम दशमलव को ख़त्म कर दिया, ठीक है। चलो, अब सवाल ने पूछा क्या है कि पहले जब वो 1.25 रुपए में खरीदता था तब कुछ सेब खरीद रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन अब क्या हो गया, अब जब सेब की कीमत कम हो गई, कितनी कम हो गई, 125 पैसे से 100 पैसे हो गई, तो 100 पैसे में वो 3 सेब खरीद लेता है। 100 पैसे में 3 सेब खरीद लेता है। प्रश्न ने हमसे पूछा है कि कीमत में कमी कितनी हुई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस प्रश्न में कमी को निकालने के लिए हमें सेब को समझने की आवश्यकता है कि 1 रुपए में अब वो 3 सेब खरीद रहा है? हम कह रहे हैं 1 रुपए में वो 3 नहीं 3 लाख सेब खरीद ले, हमको उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेब का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है भाई। पहले 125 पैसे में वो चीज़ों को खरीद रहा था, अब उसी की चीज़ की कीमत हो गई 100 पैसे, तो मुझे बता दो कम कितना हो गया? 25 कितने पे? 125 पे। इसको हल कर लेते हैं। 25 से कम 25 पंजा 1/5। 1/5 की भिन्न क्या? ये भिन्न है, कितने प्रतिशत की भिन्न है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है 100 से गुणा मार दो, ये आएगा 20। तो हम कह सकते हैं 20% की कमी हुई उसकी कीमत में। कमी कितनी हो गई? 20% की, और 20% ऑप्शन सी में हमारा है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, कभी कभी प्रश्न ऐसा होता है, और एसएससी बड़ा चालू है, एसएससी में अब ऐसा होता है, वो लड़कों को फंसाने के लिए कुछ ऐसा डाटा दे देते हैं प्रश्न में जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता है, ठीक है। और लड़का क्या करता है, सोचता है भाई अगर इसके पहले मैंने जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाए हैं, जितना भी मैंने आपको सिखाया अभी आज की क्लास में, अगर उन सभी प्रश्नों को हम देखें तो वहाँ पर हमने ये देखा है कि सेब की कीमत या जो भी वस्तु है उसकी जो कीमत है, संतरे की ले लो, चावल ले लो, उसका यूज़ हुआ है। लेकिन इस प्रश्न में जब आपने इसको देखा तो आपका दिमाग यहाँ पर भी सोच रहा होगा कि इस 3 का मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा। लेकिन हमने क्या देखा, इस 3 का यहाँ पर कोई यूज़ ही नहीं हुआ, ठीक है। अब लेकिन हम तो पेपर में क्या करेंगे भाई, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप सोचते कि उस 3 सेब को यहाँ पर कहीं ना कहीं फिट करें हम, और वो फिट नहीं होना है। तो यही आपको समझना है। जरूरी नहीं है कि प्रश्न में जितना भी डाटा हमको दिया गया हो वो सब हमारे काम के लायक ही हो। हमें यह भी समझना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको प्रश्न ने हमें भ्रमित करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार। हम इसके बाद में बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आज के सभी प्रश्न बहुत ही शानदार हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा 30। इसके बाद में हम देखते हैं अपने क्वेश्चन 31 को, ठीक है। प्रश्न संख्या 31, और ये देखते हैं कि क्या है। देखो 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए बी से 6 गुना ज़्यादा है, ए और बी, ठीक है, ए ले लेते हैं और हम बी ले लेते हैं। सवाल ने क्या कहा, जो ए है वो बी से 6 गुना ज़्यादा है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो बी है वो 1 होगा, ये इससे 6 गुना ज़्यादा है, तो क्या ये 7 होगा? अब आप यहाँ पर कहोगे सर 6 गुना ज़्यादा है तो 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी प्रश्न को थोड़ा सा समझना है। क्या, देखो 2 तरीके के प्रश्न यहाँ पर होते हैं। एक तो ये होता है कि ए बी का 6 गुना है। समझना, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। प्रश्न ये भी हो सकता है कि ए बी का 6 गुना है, तो अगर बी 1 है तो ए उसका 6 गुना है, इसको 6 से गुणा करा दो तो 6 कम 6 गुना 6 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ने ये कहा है कि जो ए है वो बी से 6 गुना ज़्यादा है, तो बी अगर 1 है तो बी का 6 गुना कितना होगा? 6, और ये जो ए है वो इससे 6 ही तो ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये बातें आपको समझनी है। गलतियां होती हैं एग्जाम में, हमसे ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। ये प्रश्न बहुत सीधा सीधा है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन मैंने इसको केवल इसीलिए रखा हुआ है यहाँ पर कि आपको ये चीज़ें मुझे बतानी थी, ठीक है। क्योंकि हम गुने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। 6 गुना देखा, हमने सीधे उसको 6 कर दिया, और इस तरीके के प्रश्नों की हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इसलिए हमारी वो आदत पड़ जाती है। लेकिन एग्जाम में ये थोड़ा सा घुमा देगा ऐसा, तो हमारा आता हुआ प्रश्न हम जानते हैं इसको आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये हम गलत कर बैठते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो, अब पूछा क्या है सवाल ने, ए बी से 6 गुना ज़्यादा है, वो हमने कर लिया। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है?
जो b है वो इससे कितना कम है, बताओ b a से कितना कम है, 6 कम है कि नहीं कम है, 7 से। इसको गुणा करा देते हैं 100 से, ठीक है। अब बात ये है कि जो हमारा आंसर है वो दशमलव में आ रहा है, तो हमें इसको दशमलव में करना पड़ेगा। 100 को 6 से गुणा कराएंगे तो 600 बटे में 7 भाग कर लेते हैं। 7 कितना हो जाएगा भैया बताओ, 7 बटे 56। 8 किस में दिख रहा है, तो 8 बी और सी दोनों में है। चलो फिर हमें आगे जाना पड़ेगा। 7 बटे 56 कितना बचेगा, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, है कि नहीं है। 7 पचे 35, तो कितना हो गया 85। और 85 हमारा एक ही ऑप्शन है और वो है बी। तो हमें कह सकते हैं कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। हमें ऐसे पूरा हल नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन को देख करके भी हम अपना काम कर सकते हैं शानदार तरीके से। चाहो तो आप इसको आगे हल कर लो, चाहो तो आप इसको आगे हल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें हल करके एग्जामिनर को नहीं दिखाना है, हमें केवल उस ऑप्शन को क्लिक करना है, टिक करना है बस। तो हम कैसे भी करके, भाई हमने देखा पहली संख्या, पहला जो अंक है इसको डिवाइड करने का वो 8 आ गया। हमने देखा 8 कहाँ है, तो 8 हमको 2 ऑप्शन में मिल गया। अगर एक ही ऑप्शन में 8 मिलता तो हम तुरंत मार देते इसको, लेकिन 2 में मिल गया, यानी हमें थोड़ा सा और जाना पड़ेगा। फिर हमने अगली जब सीढ़ी पे हम कदम रखे तो हमने क्या देखा, 5 आया। 5 एक ही ऑप्शन में था, बी में था, तो भी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और आ नहीं सकता। समझ गए ना। देखो कितना छोटा सा सवाल है ये, कुछ नहीं रखा इसमें, लेकिन बस यही थोड़ा सा आपको समझना था। और सोचो कि अगर आप थोड़ी सी गलती एग्जाम में कर बैठे और ये प्रश्न आपका गलत हो जाए, और वहाँ से जब आप घर पे आओगे, ठीक है, अपने पेपर को अच्छे से देखोगे और आपको लगेगा कि ये तो मैं गलत करके आ गया, तो इमेजिन करो बुरा बहुत लगेगा। और उससे भी बुरा तब लगेगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आया और उसमें ये पता लगे कि एक प्रश्न से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया। तब सोचो यही होगा कि काश अगर वही एक प्रश्न मैंने सही कर लिया होता तो आज हमें भी वर्दी मिल जाती, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि आपको वर्दी लेनी है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं क्या है। 32 क्या कह रहा है, P Q से 20% अधिक है। P जो है Q से 20% अधिक है। यहाँ पर हम रेशियो बनाते रहेंगे, P का और Q का रेशियो सबसे पहले बना लेते हैं। सवाल ने क्या कहा है कि जो P है वो Q से 20% अधिक है। हमें एक बात पता है, क्या पता है, यहाँ पर सबसे पहले पता कर लेते हैं कि जो 20% की फ्रैक्शन होती है वो 2/10 होती है। अब समझो, तो अब अगर हम P और Q का रेशियो बनाएं, सवाल ने कहा है कि जो P है Q से 20% अधिक है, तो अगर Q 10 है तो क्या P 12 होगा भाई, तभी तो 10 से 12 मतलब ये इससे 20% अधिक है। ये तो होगी हमारी पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी बार कह रहा है P जो है वो Q से 20% अधिक है तथा R से 40% कम है। कौन, P। तो अब P और R का रेशियो निकाल लेते हैं, और यहाँ पर 40% की फ्रैक्शन हम अगर देखें तो क्या मिलेगा, 4/10, ठीक है, 4/10। अब यहाँ पर सवाल ने क्या कहा कि जो P है वो R से 40% कम है, यानी अगर R 10 है तो P कितना होगा, 10 में से 4 निकाल तो 6, ठीक है। P कितना होगा, 6 होगा। सवाल पूछ रहा है यदि Q का मान 150 है तो R का मान क्या होगा। बहुत शानदार है। कैसे, देखो हमें क्या करना है, इसमें P और Q का रेशियो मिला, इसमें P और R का रेशियो मिला, हमें P Q R का एक सिंगल सा रेशियो चाहिए। कैसे, देखो P का मान यहाँ पर 12 है और P का मान यहाँ पर 6 है, तो ये तो गलत चीज़ें हैं भाई, P का मान तो एक ही होना चाहिए। इसको 12 बना लेते हैं, तो इसको 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और जब ये 12 होगा तो ये हो जाएगा 20। यानी अगर हम यहाँ पर P Q और R इन तीनों के रेशियो की बात करें तो P आ जाएगा 12, Q तो 10 है, और R कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा भाई। R कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा है कि Q का मान 150 है, ये Q है। इस Q का मान अगर 150 दिया गया है तो 10 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। सवाल ने हमसे पूछा क्या है, तो R का मान बताओ। R का मान कितना है, 20 है, और 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, 15 से गुणा करा दो, 15 दूना 30 यानी 300। तो R का मान रुपयों में कितना हो जाएगा, 300, और 300 हमारा ऑप्शन जो A है वो क्या है, सही माना जा रहा है। ऑप्शन A सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन A क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। क्लियर है।
तो क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? बहुत ही शानदार प्रश्न थे, ठीक है। तो अब हम अगला प्रश्न 33, अब अगले प्रश्न से हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसे लगी? बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न थे और उनको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सभी बच्चों प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। और शेयर जरूर किया करिए ताकि आपने जिस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीखा है सभी बच्चे जरूर सीखें। सोचो, जब आपको मैथ में डर लग रहा था तब आप सोच रहे थे कि काश कहीं ऐसा कुछ मिल जाए कि हमको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आने लगे, और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपके जैसा कोई और होगा जो ऐसा सोच रहा होगा, ठीक है। तो आप अपने उस दर्द को याद करो तो उसकी भी जो समस्या है उसका हल हो, तो इसलिए आप उसके पास भी इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, सभी जगहों पे जरूर शेयर किया करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ में अगली क्लास में। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, शानदार प्रश्न, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।